हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब लोग। बेटा पीछे 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, बट अब से क्लासेज आपकी रेगुलर हुआ करेंगी। और आपको बिल्कुल मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि आप लोग अपने सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह करके ले आना, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो पूछ डालना। ठीक है? तो क्या आप लोग डाउट्स वगैरह सारे कलेक्ट करके ले आए हो? तो अगर ले आए हो तो साथ में निकाल के रखो और थोड़ा चीजें करके रखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने हैं एनसीईआरटी के सारे। तब तक एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है आप लोगों का, कोरोजन संक्षारण। मैं ये कंप्लीट करवा देता हूं, ध्यान रखना। चलो, अगर यहां बात करें हम किसकी, संक्षारण की, तो परिभाषा पहले देख लो। कह रहा है जब धातुएं वायुमंडलीय परिस्थितियों के संपर्क में आती हैं तो वे वातावरण में उपस्थित वायु या जल के साथ अभिक्रिया कर अवांछित यौगिक यानी सामान्यतः ऑक्साइड बनाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है जब किसी धातु को आप बहुत टाइम के लिए ऐसे खुले में हवा में छोड़ दोगे, है ना, बिना कुछ किए, तो हवा में जो आपका क्या होता है? पानी। हवा में जो क्या होता है आपका? पानी। और हवा में तरह तरह की गैसेज हैं, वो क्या करती हैं? तुरंत मेटल के साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके एक तरह का क्या करती हैं? यौगिक बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरली क्या होता है? सामान्यतः ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जैसे सिल्वर के केस में सल्फाइड बनाता है और कॉपर के केस में कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो कहने का मतलब है कि जो एयर प्रेजेंट है, आपकी हवा प्रेजेंट है, उस हवा में से कोई भी एक आपका क्या होगा? मतलब कोई भी एक, जैसे CO2 चाहे H2S चाहे O2, कोई क्या करता है? आपके मेटल से रिएक्ट करके और क्या करता है? एक यौगिक बना लेता है और धीरे धीरे उसे क्या करने लगता है? कोरोड करने लगता है, संक्षारण करने लगता है उसका, धीरे धीरे मेटल को क्या करता है? खत्म करने लगता है। लगभग सभी धातुएं सोना, टाइटेनियम, पैलेडियम जैसी कम सक्रिय धातुओं को छोड़कर संक्षारण चपेट में आती है। यानी कहने का मतलब बच्चों कि कुछ ही ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं? संक्षारण के चपेट में नहीं आती। यानी वो हैं आपकी कुछ अक्रिय धातुएं, यानी जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। जैसे सोना, टाइटेनियम, पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब ऐसी धातुएं हैं बच्चों जो क्या होती हैं? हवा से ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए यहां संक्षारण बच जाता है। तेरा उदाहरण में चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरे रंग की परत जमना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये आपके क्या है? एग्जाम्पल हैं। संक्षारण से इमारतों, पुलों, जहाजों और लोहों से बनी वस्तुओं को भारी क्षति होती है। यानी कहने का मतलब है भाई कि हर साल सरकार का, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बजट क्या होता है? इन्हीं चीजों पे खर्च हो जाता है, यानी मरम्मत वगैरह करवाने में। क्योंकि जितने भी आपकी इमारतें, पुल, जहाज लोहे से बनी होती हैं, इन सब पे संक्षारण होना रहता है। ठीक है? अब लोहे में संक्षारण जो होता है बच्चों, उसे हम एक नया नाम देते हैं। क्या देते हैं? रस्टिंग देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? कि जंग का लगना, है ना, जंग लग जाता है। होता क्या है बच्चों, घरों में ही आप अपने देखोगे कुदाल, फावड़ा या खेतों में काम करने वाला किसी भी तरह का आपका हथियार, है ना, और उसके अलावा जैसे दरवाजे वगैरह हो गए, उनका जो कुंडा वगैरह होता है, अगर वो लोहे का लगा हो तो उसमें भी आप कभी कभी देखते हो कि ब्राउन कलर की, है ना, भूरे रंग की एक परत आ जाती है और धीरे धीरे वो क्या होती है? ऐसे पाउडर की तरह धीरे धीरे उसे झड़ने लगता है। वो क्या होता है बच्चों? रस्टिंग होती है। ठीक है? लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। ध्यान रहे, लोहे के संक्षारण को क्या बोलते हैं बच्चों? जंग लगना बोलते हैं। रासायनिक रूप से जंक फेरिक ऑक्साइड या जल योजित रूप में होता है। संक्षारण यहाँ बच्चों, संक्षारण यानी लोहे के केस में अगर होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? जंग लगना, या क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा आपसे। Fe2O3 इंटू XH2O। X यहाँ पे बच्चों इसलिए लिया जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल की तरह है, यानी पानी के कितने अणु होंगे वहां पे, इस बात पे निर्भर करता है। हवा में जितना ज्यादा पानी होगा बच्चों, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे? वहां के पानी के होंगे जंग में। जंग लगना केवल तभी होता है जब लोहा नम हवा के संपर्क में आता है। शुष्क या निर्वात में लोहे में जंग नहीं खाता। यानी कहने का मतलब ये है
कि जो भी आपका लोहे की सामान होगी, अगर वो बच्चों हवा के संपर्क में आता है और हवा में अगर क्या है बच्चों, मॉइस्चर है, हवा में क्या है बच्चों, मॉइस्चर है यानी नमी है, और अगर नमी है तभी जंग लगता है। अगर हवा सूखी है बिल्कुल, उसमें बिल्कुल आपका क्या है यानी शुष्क हवा है, उसमें कोई पानी नहीं है, उसमें कोई नमी नहीं है, तो कोई भी सामान आपका लोहे का जंग नहीं खाता। हमेशा जंग केवल तब खाता है जब हवा में क्या हो, नमी हो। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करनी है बच्चों, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो संक्षारण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थिति। अब स्थिति जरूर बच्चों है, क्योंकि आपको पता है कि इसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सा धातु सक्रिय है और कौन सा कितना अक्रिय है। जितनी भी सक्रिय धातुएं होती हैं उन सब पे संक्षारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यानी कहने का मतलब धातु की अभिक्रियाशीलता अधिक होने पर संक्षारण की मतलब संभावना भी क्या रहती है, अधिक रहती है। धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति। बच्चों धातुओं में जितना अशुद्धियां होंगी उतना ही चांसेज है उसके संक्षारण की, क्योंकि बच्चों जैसे ही धातुओं में क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां क्या करती हैं, धातुओं के साथ मिलके वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं बच्चों, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल बना लेती हैं, जिसकी वजह से संक्षारण की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति। अब यहाँ जल में विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति संक्षारण की दर बढ़ा देती है। यानी कहने का मतलब है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल पानी में अगर मैं कोई धातु रख दूं और मैं एक धातु कहाँ रख दूं, समुद्र वाले पानी में रख दूं यानी खारे पानी में, तो संक्षारण सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, आप कहोगे भाई समुद्र वाले पानी में संक्षारण सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्षार, लवण या फिर आपके अम्ल प्रेजेंट होते हैं। और जितना ज्यादा आयन प्रेजेंट होगा बच्चों, धातु और उन लवण के बीच क्या होगा बच्चों, गैल्वेनिक सेल बन जाएगा, आपका विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन शुरू हो जाता है, जिससे कि संक्षारण की अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। उदाहरणार्थ वही समुद्र में लोहे का संक्षारण अशुद्ध जल की तुलना में अधिक होता है। तो ये बात ध्यान रहे, जितना ज्यादा विद्युत अपघट्य प्रेजेंट होंगे बच्चों, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, संक्षारण होगा। तो ये तो आपके प्रभावित करने वाले कारक की बात हो गई। अगला कारक है आपका जल में CO2 की उपस्थिति। बच्चों प्राकृतिक जल में CO2 की उपस्थिति लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। यानी CO2 जो है बच्चों वो एसिडिक गैस होती है, अम्लीय गैस होती है। ये जैसे ही जल में इसी की उपस्थिति की वजह से आपके लोहे में जंग लगता है। CO2 युक्त जल एक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, इसे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बढ़ाता है। यानी CO2 बच्चों जल में होने की वजह से ये एक विद्युत अपघट्य का काम करता है, और विद्युत अपघट्य क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आपकी जो अभिक्रिया है वो चलती रहती है। सुरक्षात्मक परतों की उपस्थिति। जब लोहे की सतह पर लोहे से अधिक सक्रिय धातु जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो संक्षारण की दर कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर लोहे को बचाना है तो लोहे से जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है उसी की परत चढ़ा दो, तो लोहा अंदर बच जाएगा और वो परत धीरे धीरे क्या होती रहेगी, आपकी डिस्ट्रॉय होती रहेगी, खत्म होती रहेगी। ठीक है, उसका संक्षारण होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर है बच्चों एक को बचाना है तो एक का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। तो वही करते हैं बच्चों कि जब हमें किसी भी धातु की चीज को बचाना होता है तो हम एक धातु उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। यानी कहने का मतलब है ये है बलिदान वाला उपाय, कि भाई जिसको किसी एक को उसके सामने हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बलिदान करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी हम किसी एक को क्या कर पाएंगे, बचा पाएंगे। देखते हो आप घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो यानी खाना बनाने वाले बर्तन वगैरह होते हैं, उस पे जनरली क्या होता है, जिंक या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। जिंक या एल्यूमिनियम की परत बच्चों इसीलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि क्या हो कि जब भी वहां संक्षारण की स्थिति आए तो जो जिंक और एल्यूमिनियम आपने जिसकी परत चढ़ाई है वही क्या होने लगे, संक्षारण उसी का हो, यानी अंदर वाला जो आपका लोहा है वो बच जाए। ठीक है।
ये तो बात हो गई बच्चों। अब यहाँ पे बात करना है लोहे में जंग लगने का मैकेनिज्म यानी सिद्धांत क्या है, होता क्या है यहाँ पे, किस तरह की अभिक्रिया होती है बच्चों। तो ध्यान देना, संक्षारण की व्याख्या विद्युत रासायनिक सिद्धांत द्वारा की जाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। यानी बेस तो वही होता है आपका, ऑक्सीकरण और अपचयन। धातु की असमान सतह या लोहे में मौजूद अशुद्धियां घुले हुए ऑक्सीजन या CO2 युक्त जल की उपस्थिति में छोटे विद्युत सेल की तरह व्यवहार करती हैं। यानी कहने का मतलब धातु की जो असमान सतह है या लोहे में अशुद्धियां हैं या घुली हुई CO2 जल में उपस्थित जो है, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, विद्युत सेल की तरह व्यवहार करता है। विद्युत सेल का मतलब बच्चों कि ये जो अशुद्धियां होंगी वो आपका क्या बन जाती हैं, कैथोड बन जाती हैं, और आपका जो लोहा या धातु जो होता है वो एनोड बन जाता है। यानी एक तरह का विद्युत रासायनिक सेल क्या हो जाता है, बन के शुरू हो जाता है। मैं ऐसे बना रहा हूं लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि ये आपका क्या है, धातु है। अगर ये धातु है और इसके ऊपर जो ये अशुद्धियां हैं बच्चों, ये जो आपकी अशुद्धियां हैं, यही अशुद्धियां आपका क्या बन जाती हैं, ये आपकी बन जाती हैं कैथोड, और ये बन जाता है बच्चों क्या, एनोड। अब क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है यानी खोने लगता है, और अशुद्धियां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगती हैं। यानी अशुद्धियां और आपके धातु के बीच में क्या हो जाता है, विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है, और इसी की वजह से बच्चों क्या होता है, संक्षारण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर समझ आ गई है तो आगे चलो। अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं यही है भाई, एनोड पे जो शुद्ध लोहा है आपका वो क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है, यानी लोहे के परमाणु फेरस आयनों के रूप में विलयन में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु पर ही रह जाते हैं। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे जो अशुद्धियां हैं यानी यहाँ पे जो जल है वो क्या करने लगता है, यहाँ ऑक्सीजन गैस वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लगती है, ऑक्सीजन का अपचयन होता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। अभिक्रिया में अगर कुल अभिक्रिया की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो Fe2+ है और OH आयन है मिलके वो क्या बनाते हैं, फेरस ऑक्साइड बनाते हैं, जो हवा में ऑक्सीकरण होकर जंक Fe2XO3 इंटू H2O बनाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आयरन जो है वो Fe2+ बना लेता है, जो वाटर है बच्चों ये हवा से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, OH आयन बना लेता है, और फेरस आयन और OH आयन मिलके क्या बनाते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड, जो कि हवा से रिएक्ट करके फर्दर क्या बना लेते हैं, आयरन ऑक्साइड और साथ में XH2O। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो हो गया बच्चों क्या हमारा जंग का प्रोसेस। कुछ डाउट वगैरह होगा आप लोग तो बीच बीच में मुझे मैसेज करके आप पूछते रहना। वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ बात समझ ना आए तो आप मुझे रोक के पूछ जरूर लेना। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, संक्षारण की रोकथाम बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी संक्षारण रोकेंगे कैसे। तो ध्यान रहे, संक्षारण की रोकथाम न केवल धन बचाती है बल्कि दुर्घटना यानी जैसे पुल का गिरना महत्वपूर्ण घटक विफलता को भी रोकती है। तो आप समझ सकते हो बच्चों, बहुत बारी आप सुनने को आता है कि ये पुल गिर गया वो पुल गिर गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि संक्षारण की रोकथाम केवल आपका पैसा ही नहीं बचाती, बहुत सारी दुर्घटनाओं से भी बचाती है, जैसे पुल वगैरह या किसी इमारत वगैरह का गिर जाना, ठीक है। अवरोधी सुरक्षा यानी बैरियर प्रोटेक्शन, यानी हम कैसे कैसे बचाएंगे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा रोकथाम के उपाय। तो पहला बता देना क्या बच्चों, अवरोधी सुरक्षा यानी बैरियर प्रोटेक्शन कैसे करते हो बच्चों। तो कह रहा है लोहे पर वायुमंडलीय वायु और नमी के बीच एक अवरोध लगाकर जंग लगने से रोका जा सकता है। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि जो आपकी धातु है और जो वायुमंडल में आपकी उपस्थित गैसें हैं यानी नमी है, अगर इन दोनों के बीच में आप कोई क्या लगा दो, अवरोध लगा दो, कोई बैरियर लगा दो जिससे कि दोनों आपस में कांटेक्ट में ही ना आए, ठीक है, तो फिर आप जंग लगने से रोक सकते हो। कैसे रोकते हैं बच्चों, जैसे आप घर में देखते हो दरवाजे वगैरह पे क्या लगा देते हैं हम, पेंट लगा देते हैं। अब पेंट लगाने से क्या होता है बच्चों की धातु अंदर आपकी सुरक्षित हो जाती है, हवा उसके संपर्क में आती ही नहीं है। तेल या ग्रीस की पतली परत लगाना, अब देखते हो आप बहुत सारी मशीनें होती हैं बच्चों, जब काम नहीं करती तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, तेल लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है ग्रीस वगैरह जब हम लगा देते हैं
तो इससे वो स्मूथ काम करता है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब क्या होता है, जो आपका बच्चों ऑयल होता है, जो तेल होता है ना, वो क्या करता है बच्चों, अवरोध बनाता है। क्या बनाता है? अवरोध बनाता है हवा और धातु के बीच में, यानी उसकी जो परत होती है वो अवरोध उत्पन्न करती है। यानी कहने का मतलब है किसी तरह से हवा को संपर्क में नहीं आने देती, यानी वो एक ऐसी परत बनाती है जिसको हवा क्रॉस नहीं कर सकती, पार नहीं कर सकती। इसी वजह से धातु से जब पहुंच नहीं पाएगी संपर्क में तो संक्षारण होगा ही नहीं। धातु की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। बच्चों धातु की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जैसे टिन, निकेल, जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आदि से, यानी इन धातुओं से उसकी क्या कर दी जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, यानी उसी विद्युत अपघटन मेथड से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि हवा के संपर्क में आपका अंदर वाला मेटल ना आए। यानी कहने का मतलब है एक तरह से हमने एक सेक्रीफाइस वाला मेथड यूज कर लिया कि ज्यादा जो आपकी अभिक्रियाशील धातु है उसकी परत चढ़ा दी। ठीक है। उदाहरण, वाहनों को पेंट करना, लोहे की वस्तुओं की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, यानी चमक और सुरक्षा दोनों के लिए करते हैं। एक तो चमक भी अच्छी रहती है और दूसरा आपका यही रहता है कि उसकी सुरक्षा भी हो जाती है। यहाँ बच्चों वही सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन यानी बलि सुरक्षा। तो कह रहा है लोहे को उससे अधिक सक्रिय धातु जैसे जिंक की परत से ढककर सुरक्षित किया जाता है। सक्रिय धातु लोहे की तुलना में पहले ऑक्सीकृत होती है और बलि चढ़ जाती है। जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि जब भी अशुद्धियां आपके लोहे के संपर्क में आती हैं, तुरंत होता क्या है, तुरंत आपका लोहा जो है वो संक्षारण में शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है बच्चों विद्युत रासायनिक सेल शुरू हो जाता है। ध्यान समझना, बलि सुरक्षा क्या है, लोहे को बचाना है तो बलि सुरक्षा क्या है। तो यहाँ पे होता क्या है कि लोहे की जो ऊपर है, जैसे ही आपकी नमी हवा आपके क्या करती है, आके उससे टकराती है, तुरंत एक तरह का विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें जो आपकी अशुद्धियां हैं वो कैथोड बन जाती हैं और लोहा आपका एनोड बन जाता है। अब लोहा जो आपका आयरन है, फेरस है, वो फेरस आयन में जाने लगता है और अशुद्धियों में जो आपका क्या है, जल है, वो सीधे सीधे हाइड्रोक्साइड आयन में बदलने लगता है। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको कुछ ऐसा करना है कि लोहा आपका क्या हो, फेरस आयन में बदलने से रुक जाए। लेकिन रुकेगा तभी बच्चों जब इसकी जगह कोई और होगा जो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, बलिदान देगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही एक जुगाड़ बनाते हैं, एक ऐसी धातु ढूंढते हैं जिसके ऊपर इसके क्या कर दें, परत लगा दें। अब परत लगाएंगे जब हम, तो जैसे ही बात यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चीजें रुक जाएंगी, अब भी आपकी अशुद्धियां आएंगी और तुरंत विद्युत रासायनिक सेल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कोशिश में लोहा पीछे हो जाएगा और उसकी जगह पे जिसकी आपने परत बनाई है वो आपका क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, यानी वो आयन में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे सपोज करो अगर आपने क्या लगाया है, जिंक की परत लगाई है, तो जिंक यहाँ पे जिंक 2+ में बदलने लगेगा और 2- यानी इलेक्ट्रॉन निकालने लगेगा, यानी जिंक का ऑक्सीकरण होने लगेगा लोहे की जगह पे। इसी को बोलते हैं क्या, बलि सुरक्षा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोहे के सामानों को सुरक्षित कर सकते हैं। समझ आया होगा आप लोगों को। तो ध्यान रहे, जिंक द्वारा सुरक्षा क्या है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, यानी गैल्वेनाइजेशन। जिंक पर बेसिक जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड की अदृश्य परत बनने से चमक बनी रहती है। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे ही हवा इससे रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करती है, जिंक कार्बोनेट जिंक हाइड्रोक्साइड की एक अदृश्य परत बनती है, जिससे इसकी चमक भी खत्म नहीं होती और धातु आपकी सुरक्षित रहती है। यदि जिंक की परत पर खरोच आ जाए तब भी लोहा जंग नहीं खाता, क्योंकि जिंक का अपचयन विभव लोहे से कम होता है, अतः जिंक पहले ही आपसीकृत हो जाता है। यानी बहुत अच्छी बात यह है बच्चों कि आपके दिमाग में होगा कि सर परत टूट जाएगी तब तो लोहा खर्च होगा, नहीं होगा। जब तक एक टुकड़ा भी जिंक का आपके लोहे के सरफेस पे रहा, उसकी परत रही, छोटा सा भी टुकड़ा रहा बच्चों, तब तक लोहा आपका क्या होगा, संक्षारण नहीं होगा लोहे का। क्योंकि जिंक का जो अपचयन विभव होता है बच्चों, वो लोहे से क्या होता है बच्चों, कम होता है, और लोहे से कम होता है इसलिए यहाँ पे हमेशा अपनी बलि क्या होगा, जिंक ही चढ़ाता रहेगा, लोहा सुरक्षित रहेगा। यानी लोहे के लिए ये अपनी जान देता रहेगा। बात समझ आ रही है। चलो ध्यान देना अब आगे। विद्युत सुरक्षा क्या होती है बच्चों, यानी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ये क्या होता है,
कह रहा है इस मेथड का उपयोग उन लोहों की वस्तुओं के लिए किया जाता है जो पानी के संपर्क में होती हैं, जैसे भूमिगत पाइप। अब जानते हो ना, आप लोगों के घरों में अगर पाइप वगैरह लगी हुई है, नल लगा हुआ है, तो उसका एक लोहे का पाइप है जो नीचे जमीन में धंसा हुआ होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका पानी आता है। अब अगर बच्चों पानी आता है, लोहे का पाइप है, तो आपने कभी नहीं सोचा कि मशीन इतने दिनों से चल रही है या नलका जो है वो इतने दिनों से पानी दे रहा है, तो क्या उसकी पाइप नीचे ऐसे संक्षारित होके खत्म नहीं हो गई होगी धीरे धीरे? तो नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता, यहाँ ध्यान देना। भूमिगत पाइप वगैरह होती हैं, इनको कैसे बचाना होता है, यानी विद्युत सुरक्षा कैसे करेंगे? तो लोहे को मैग्नीशियम या जिंक जैसी अधिक सक्रिय धातु से जोड़ दिया जाता है। मैग्नीशियम का अपचयन विभव लोहे से कम होता है, अतः यह पहले ऑक्सीकृत होकर लोहे की सुरक्षा करता है। यानी कितना कवच वाला काम कर रहा है, आप समझ सकते हो कि आपको करना क्या है। आपको बहुत बेसिक सा काम करना है बच्चों, कि अगर आपको लोहे का पाइप जो आपका जमीन में धंसा हुआ है, अगर उसे आपको संक्षारण से बचाना है, तो आपको किसी सक्रिय धातु को बस क्या करना होगा, उससे जोड़ देना होगा। जैसे मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम को क्या करो, लोहे की पाइप से बांध दो और बांध के धंसा दो जमीन में। अब क्या होगा बच्चों, जब तक मैग्नीशियम उससे बंधा रहेगा, आपको पूरे पाइप पे नहीं लगाना है, आपको कहीं एक जगह जोड़ देना है। अब इससे फायदा बस यही होता है कि ये आपका बलि चढ़ता रहेगा। जब तक आपका मैग्नीशियम वहां पे है, तब तक मैग्नीशियम बलि चढ़ता रहेगा और आपकी धातु सुरक्षित रहेगी। हाँ, मैग्नीशियम खत्म होने के बाद आपकी धातु संक्षारित होना शुरू हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह से होती है क्या, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, यानी विद्युत सुरक्षा। ठीक है, इस तरह से हम भूमिगत पाइप वगैरह को क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। ठीक है, जंगरोधी विलयन यानी एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या होता है? तो लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए क्षारीय फास्फेट और क्षारीय क्रोमेट के विलयन का उपयोग किया जाता है। ये क्षारीय विलयन H+ आयनों को हटाकर जंग लगने से रोकते हैं। उदाहरण, लोहे की वस्तुओं को उबलते क्षारीय सोडियम फास्फेट के विलयन में डुबालने पर आयरन फास्फेट एक अघुलनशील सुरक्षात्मक परत बनाती है। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए आप क्षारीय फास्फेट या क्षारीय क्रोमेट का अगर आप विलयन उपयोग करोगे, तो ये विलयन क्या करता है कि जो भी आपका यहाँ पे H+ यानी पानी के साथ क्या होती हैं, अशुद्धियां रिएक्ट करके मिक्स होके क्या बनाती हैं बच्चों, H+ आयन देती हैं। ये क्या करेगा, उन्हीं H+ आयनों को हटा देता है और जिससे जंग लोहे में नहीं लगता। तो यानी लोहे की वस्तुओं को उबलते क्षारीय सोडियम फास्फेट विलयन में डुबाने पर आयरन के फास्फेट एक अघुलनशील सुरक्षात्मक परत बनाती है। ये बात ध्यान रहे। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, यही आपका क्या था, लास्ट टॉपिक था इसका। अब ये हमारा काम यहां तक बच्चों हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ये भी चैप्टर आपका पूरा हो गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उसमें जितने भी बीच में क्वेश्चंस हैं, जितने भी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट कर डालो। वैसे मैंने आप लोगों को पूरी क्लास के दौरान इतने क्वेश्चन कराए हैं कि आपके बुक के क्वेश्चन उनसे ही रिलेटेड हैं, कुछ बहुत अलग नहीं है। वो सारे क्वेश्चन आप अपने आप से अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर बच्चों फिर भी आपको ये चीजें नहीं होती हैं, तो आप नीचे अगर वीडियो के कमेंट में आप लिखोगे कि सर हाँ एनसीईआरटी का हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा या एक लाइव क्लास और ले लूंगा बच्चों आपके सारे डाउट्स के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं सुबह उठ के आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों से बस इतनी उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपका रिजल्ट अगर अच्छा आया तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि मैं सुबह उठ के मेहनत कर रहा हूं, उसका कुछ ना कुछ फायदा आप लोगों को हो रहा है। और साथ साथ बच्चों, आपको फायदा हो रहा है, तो आपका जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे आप भी दूसरों का फायदा सोचो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। ठीक है, ये काम आप भी कर सकते हो। और मिलते हैं अब हम अगले नई वाली क्लास में। ठीक है, वैसे कल भी क्लास होगी आपकी, संडे है, एक बात ध्यान रहे। नया चैप्टर आपका शुरू होगा बच्चों, वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी शुरू कर दूंगा बच्चों। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन डाउट्स वगैरह हैं, सब आप कलेक्ट कर लो आज सॉल्व करके। और इसके बाद कल की क्लास में हम आपके सारे डाउट्स ले लेंगे और उसके बाद बच्चों आपका रासायनिक बलगतिकी मैं स्टार्ट कर दूंगा।
ठीक है। और रासायनिक बलगतिकी हम जल्दी ही खत्म करके बच्चों अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो प्लान है, उसके हिसाब से हम इनऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है बच्चों, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, और एक बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी संकर कंपाउंड, संकर आयन, है ना, वो जो आपका चैप्टर है उसे पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद हम वापस ऑर्गेनिक पे आएंगे। मैं आपके एग्जाम से पहले पहले सारी चीजें बिल्कुल कवर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा आप भी अपना एफर्ट दिखाओ, चीजें दिखाओ कि भाई ठीक है, आप सारी चीजें प्रिपेयर करते हुए चलो और पढ़ते हुए चलो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।